हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 13 अक्टूबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नोबेल प्राइज इन पीस 2025 किसे दिया गया है? मारिया कोरिना मचाडो को। भूमध्य सागर में मिले वाटर माइट का नाम किस राज्य के वैज्ञानिक डॉक्टर तापस चटर्जी के नाम पे रखा गया है? झारखंड। केंद्र सरकार द्वारा किस नदी पे सावरकोट परियोजना को मंजूरी मिली है? चेनाब। भारत द्वारा किस पड़ोसी देश में फिर से वाणिज्यिक दूतावास स्थापित किया जाएगा? अफगानिस्तान। किसके द्वारा डिजिटल श्रम सेतु मिशन लॉन्च किया गया है? नीति आयोग। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया गया? गिर नेशनल पार्क। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को तीसरी बार विश्व बैडमिंटन महासंघ के एथलीट आयोग में शामिल किया गया है? पीवी सिंधु को। पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग के 72 केजी में भारत के विनय ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार दो ब्लैक होल्स को एक दूसरे की परिक्रमा करते देखा गया है? रशिया। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। शुरू करते हैं मैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई है। जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर शनिवार को कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए 35,440 करोड़ रुपए की दो बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें पहला है प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत की है। और इसका जो आयोजन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किया गया था। अब दोनों योजनाओं के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके कोई भी फैक्ट इसमें पूछे जा सकते हैं। पहला जो योजना है वो है दलहन आत्मनिर्भर मिशन। इसके तहत क्या टारगेट रखा गया है? इसके तहत 2030 तक उत्पादन को, जो दलहन का जो उत्पादन है 252 लाख टन से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 350 लाख टन करने का लक्ष्य है। और इसके अलावा 35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को दलहन के उत्पादन के दायरे में लाया जाएगा, क्योंकि जो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, लेकिन फिर भी बहुत सारा जो पल्सेस है हमें बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो ये मिशन जो है, जो दलहन आत्मनिर्भर मिशन है, ये मिशन इसलिए है क्योंकि जो जो हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है उसकी निर्भरता को समाप्त किया जा सके। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना। इस मिशन के तहत आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर आधारित 100 पिछड़े कृषि जिलों पर ध्यान दिया जाएगा। और इस योजना के जरिए विभिन्न मंत्रालयों की 36 योजनाओं को एकत्रित किया जाएगा। और जो ये 100 पिछड़े जिलों में उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ाने और सिंचाई भंडारण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, तो जो धन धान कृषि योजना है वो बेसिकली 100 आकांक्षी जिलों के लिए जहाँ पे दलहन की उत्पादकता कम है और उसको बढ़ाने को लेके है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनन के लिए समझौता हुआ है? इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अभी हाल में अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो आए हुए थे, और उन्हीं के आने के बाद ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को खनन के लेके भारत और अफगानिस्तान के बीच ये समझौता हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया कदम उठाया जा रहा है, और भारत सरकार शीघ्र ही एक उच्च स्तरीय दल को अफगानिस्तान भेजने जा रही है, जो वहां के समृद्ध खनन क्षेत्र में निवेश की भावनाओं का आकलन करेगा और ये सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा करेगा। ये जो दल बनाया जाएगा इंडिया की तरफ से, वो विशेष रूप से जो दुर्लभ धातुएं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, जिनका उपयोग बहुत ज़्यादा है, के भंडारण पर फोकस करेगा, और भारत के आर्थिक विकास और हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अफगानिस्तान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसी के लिए ये पहल शुरू की गई है। रेयर अर्थ एलिमेंट की अगर बात करें तो उनका यूज़ जो है सबसे ज़्यादा जो है मैग्नेट का यूज़ होता है,
कि मेटल अलाय का पॉलिशिंग और इस तरीके के बहुत सारे एलिमेंट का यूज़ होता है। और कुछ स्पेसिफिक रेयर एलिमेंट का देखें तो न्यूडियम जो होता है वो पावरफुल इंडस्ट्री मैग्नेट और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज़ होता है। सीरियम होता है जिसका यूज़ जो होता है कैटालिटिक कन्वर्टर की तरह यूज़ होता है, ग्लास पॉलिशिंग और लाइटनिंग में यूज़ होता है। लैंथनम जो होता है हाइब्रिड व्हीकल की बैटरी और ऑप्टिकल लेंस में यूज़ होता है। यूट्रियम और इर्बियम जो होता है वो लेज़र और न्यूक्लियर पावर में यूज़ होता है। यूरोपियम जो होता है रेड एंड ब्लू फॉस्फोरस इन टीवी स्क्रीन और एलईडी लाइट्स और एंटी काउंटरफिट मेजर में यूज़ होता है। और गैडोलियम जो होता है एमआरआई इमेजिंग में यूज़ होता है। तो इस तरीके से रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज़ बहुत ज़्यादा है। और अभी जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ज़माना आ रहा है तो उस लिहाज से ये एलिमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय के लाइफ लव एंड लाफ ये एक संगठन है, ये फाउंडेशन के लिए किस अभिनेत्री को पहली, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है? इसका सही आंसर है दीपिका पादुकोण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संस्था लीव लव लाफ की संस्थापिका और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को देश का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उनकी संस्था देश में मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर और सहायक बनाने के लिए मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगी। मतलब जो स्वास्थ्य मंत्रालय और दीपिका पादुकोण की जो संस्था है लीव लव एंड लाव, जो ये इनकी संस्थापिका है और ये दोनों मिलकर जो है काम करेंगे और इसके लिए जो है दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति खुरेल सुख-उखना भारत दौरे पे आ रहे हैं? इसका सही आंसर है मंगोलिया। मंगोलिया के राष्ट्रपति जो हैं अभी भारत दौरे पे आ रहे हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख-उखना 4 दिवसीय राजकीय दौरे पे भारत आएंगे। 13 से 16 अक्टूबर तक होने वाले इस दौरे का उद्देश्य जो है ऊर्जा, खनन, रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। राष्ट्रपति के रूप में खुरेल सुख का ये पहला भारत दौरा होगा और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वार्ता करेंगे। मंगोलिया जो है, मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बटर है और इसकी जो सीमा है चाइना और रशिया से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में हो रहा है? इसका सही आंसर है भदोही। भदोही में ही ये आयोजन हो रहा है 47th इंडिया कारपेट एक्सपो और ये एशिया लार्जेस्ट हैंडमेड कारपेट एक्सपो है जिसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के भदोही में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा अपनी आकृति वाला सिक्का लाए जाने का अनुमान है? ऐसी अभी बातें हो रही हैं कि ये सिक्का लाया जाएगा। तो इसका सही आंसर है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस तरीके का अपना खुद का चिन्ह वाला आकृति वाला जो सिक्का लाने जाए की बात है। और ये $1 का सिक्का होगा जो कि जिसपे फाइट और फाइट की इस तरीके का जो है चीज़ें लिख के इस तरीके का सिक्का जारी करने का अनुमान है। अमेरिका की स्वतंत्रता के एक 250 साल पूरे होने के, क्योंकि अमेरिका का जो है स्वतंत्रता का 250 साल पूरा हो जाएगा और इसी अवसर पे 2026 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आकृति वाला $1 का सिक्का जारी किए जाने का अनुमान है। और इस सिक्के के एक तरफ ट्रंप अपनी मुट्ठी उठाए हुए हैं, ठीक है, और उस पर लिखा है लड़ो लड़ो और लड़ें। हालांकि अमेरिका का पुराना कानून देश में किसी जीवित व्यक्ति की आकृति को सिक्के, बॉन्ड, प्रतिभूतियां, नोटों, आंशिक या डाक मुद्रा पर अंकित करने से रोकता है। लेकिन इस खबर से प्राचीन रोमन मुद्रा शास्त्र की दुनिया में चर्चा तेज हो गई है। अब ये यहाँ पे जो है अमेरिका के सिक्के से रोमन का क्या लिंक है, क्योंकि इससे पहले 2 लोगों के द्वारा भी इस तरीके का जो उस समय राज्य कर रहे थे, देश का पदभार संभाल रहे थे और पदभार संभालते हुए उन्होंने सिक्के जारी किए, जिनमें पहले जो थे फर्स्ट 2000 साल पहले रोम साम्राज्य में 2 ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने जीते जी अपनी आकृति वाले सिक्के ढलवाए हैं। इनमें से एक थे लुइस
कोरनेलियस सुल्ला फेलिक्स, जिन्होंने रोम पे 82 ईसा वर्ष पूर्व तक शासन किया था, और चांदी के सिक्के पे उन्होंने अपनी फोटो छपवाई थी। और सुल्ला ने रोम में लंबे समय से कायम जो गणतांत्रिक व्यवस्था, मतलब जो डेमोक्रेटिक कंट्री जो व्यवस्था थी, उसको तानाशाह में बदल दिया था। और दूसरे व्यक्ति थे जो 44 ईसा पूर्व इतिहास के सबसे चर्चित रोम शासक जूलियस सीजर ने भी अपनी तस्वीर वाला सिक्का जारी किया था। और सिक्का जारी करने के महीने भर के अंदर सीजर की हत्या कर दी गई थी। तो मतलब ये दोनों जो लोग थे, इन्होंने सिक्के जारी करवाए थे, और इन्होंने अपनी कंट्री के डेमोक्रेटिक जो कंट्री से जो उसको चेंज करके तानाशाह में कन्वर्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मिक्स टीम में इंडिया के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWF विश्व जूनियर्स चैंपियनशिप 2025 में भारत और जापान के बीच ये मैच हुआ था, जिसमें भारत जापान से हार गया था और कांस्य पदक से इसको संतोष करना पड़ा था। वहीं बैडमिंटन के दिग्गज टीम ने जो इसमें जो विनर है वो है आपका चाइना है। सेकंड जो है रनर जिसने गोल्ड मेडल जीता है। सिल्वर मेडल जो है इंडोनेशिया ने जीता है, और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो इंडिया ने जीता है। ठीक है, और चीन ने जो है सुहादिनाता कप अपने नाम कर लिया है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लब चेस लेजेंड चैंपियनशिप 2025 में शुरुआती जीत किसने हासिल की है? इसका सही आंसर है गैरी कास्परोव ने। गैरी कास्परोव सेंट लुई में ये आयोजन हो रहा था, तो गैरी कास्परोव ने क्लच शतरंज लीजेंड्स प्रतियोगिता के 10वें गेम में विश्वनाथ आनंद को हराकर 2 गेम शेष रहते मैच जीतकर 30 साल पहले का इतिहास दोहराया है। क्योंकि 1995 के दिन भी जब विश्वनाथ आनंद और गैरी कास्परोव के बीच एक मैच हुआ था, जिसमें गैरी कास्परोव जो विश्वनाथ आनंद है उनको हरा के ये मैच जीते थे। और इस सेम ये जो मैच है दोबारा से अभी जो क्लच शतरंज लीजेंड प्रतियोगिता है उसमें भी दोहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सिर्फ एक शिक्षक वाले स्कूल सर्वाधिक हैं? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में देश में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक शिक्षक हैं। हालांकि एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या 2022-23 में 1,18,190 से घटकर 23-24 में 1,10,971 हो गई है, जो लगभग 6% की गिरावट आई है। लेकिन देश में एक शिक्षक वाले सर्वाधिक स्कूल आंध्र प्रदेश में है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप का स्थान आता है। ठीक है, और पुदुचेरी, लद्दाख, दादर और नागर हवेली, दमन और दीप और चंडीगढ़ में एक शिक्षक वाले कोई भी स्कूल नहीं है। तो ये टॉप है, और ये लास्ट आते हैं जिनमें 1 लाख से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक ही शिक्षक है। और जहाँ तक शिक्षक वाले इन स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। एक शिक्षक वाले स्कूल में पढ़ने वाले छात्र में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, और प्रति स्कूल औसत छात्र नामांकन के मामले में चंडीगढ़ और दिल्ली में प्रति स्कूल छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। वहीं लद्दाख, मिजोरम, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में प्रति स्कूल नामांकन काफी कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल या इसके गठन से लेके बिल लाने को पेश किया जाएगा आगामी जो लोकसभा का सत्र होगा उसमें? इसका सही आंसर है एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा ये इस तरह का बिल लाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके लेकर प्रस्तावित जो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग हेकी के गठन की तैयारी फिर से शुरू कर दी है, और इससे संबंधित विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और इसको नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में से पेश किया जा सकता है।
इसमें जो है ये किस लिए लाया जा रहा है, इसमें जो सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में तब्दील करने के लिए और क्रेडिट फॉर्मूले को अपनाने और पढ़ाई के दौरान कभी भी एग्जिट और एंट्री जैसे विकल्पों को मुहैया कराने के उद्देश्य से ये आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनटीसीसी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है इंडिया में। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में योगदान देने वाले देश यूएनटीसीसी के प्रमुखों का सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर तक भारत में होगा और इसकी मेजबानी सेना के द्वारा किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, शांति अभियानों के लिए अवर सचिव जीन पियरे लैक्रोइस भाग लेंगे। यूएनटीसीसी का क्या काम है कि परिचालन चुनौतियों, उभरते खतरों और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को मजबूत करने में जो टेक्नोलॉजी और जो प्रशिक्षण चाहिए उसकी भूमिका पर विचार करने के लिए ये महत्वपूर्ण फोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावना चौधरी किस अर्धसैनिक बल के एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है? इसका सही आंसर है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ये पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है एयर विंग की। बीएसएफ की एयर विंग को अपने 50 साल से अधिक के इतिहास में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर मिली है और बीएसएफ के एयर विंग में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर की नियुक्ति आंतरिक परीक्षण पूरा होने के बाद हुई है और इंस्पेक्टर भावना चौधरी बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है और इनको ये फ्लाइंग बैज बीएसएफ के जो महानिदेशक है दलजीत सिंह चौधरी के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा मिशन ओरिएंटेशन किसके लिए चलाया जाएगा? इसका सही आंसर है इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर है उनके लिए मिशन चलाया जाएगा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नीति आयोग द्वारा जो है डिजिटल श्रम सेतु, जो श्रम सेतु करके एक पोर्टल लाया गया है, एक मिशन लाया गया है। इसी के तहत जो है इसको जो है इसी के तहत ये मिशन ओरिएंटेशन रिलेटेड है। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जो ये डिजिटल श्रम सेतु है जिसको इसके लिए रोड मैप जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, जिसको 4 चरण में 4 फेज में इसको पूरा किया जाएगा, जो कि 2025 से लेकर 2029 तक चलेगा। जिसमें जो फर्स्ट फेज है वो फर्स्ट फेज 2025 से लेकर 2026 तक चलेगा और इस फर्स्ट फेज को ही मिशन ओरिएंटेशन जो है ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा जो फर्स्ट फेज है वो मिशन ओरिएंटेशन के नाम से पहला चरण 2025 से 26 के लिए प्रस्तावित किया गया है। अब इसमें क्या काम किया जाएगा? इस चरण में ड्राफ्टिंग कमेटी के इनपुट के आधार पर एक मिशन चार्टर का मसौदा तैयार करना होगा और इस प्रकार मिशन में एक स्पष्ट दिशा, समयबद्ध लक्ष्य और परिणाम के आकलन की सुविधा रहेगी। इसके अलावा एजेंडा निर्धारित करने की प्रक्रिया में सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और समाज का एक साथ आना भी शामिल होगा। फिर सेकंड फेज जो है वो 2026 से लेकर 2027 तक चलेगा। ठीक है, इसमें जो संस्थागत व्यवस्था का होगा, इसके विभिन्न क्षेत्रों में शासन संरचनाएं स्थापित करते हुए स्पष्ट नेतृत्व भूमिका परिभाषित की जाएंगी और मिशन के क्रियान्वयन के खाका को अंतिम रूप दिया जाएगा कि मतलब किस तरीके से जो हमने लक्ष्य टारगेट वगैरह सेट किया है उसको किस तरीके से हम चलाएंगे। ये सेकेंड फेज में ये काम किया जाएगा। इसके अलावा ये चरण जो है घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। नवाचार को बढ़ाने के लिए एक वित्त पोषण और प्रोत्साहन ढांचे के साथ साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी शुरू की जाएगी। फिर जो थर्ड फेज है वो आपका 2027 से लेकर 2029 तक चलेगा। ये चरण कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाने का होगा, मतलब जो भी हमने सोचा है उसको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ढांचे को मजबूती, निगरानी और मूल्यांकन पर जोर रहेगा। फिर जो फोर्थ फेज है वो 2029 में चलेगा। ये अंतिम चरण होगा और इसके तहत देश भर में सफल जो पायलट प्रोजेक्ट है इसका विस्तार करना होगा और जो इसके अनुरूप जो परियोजना उसको धरातल पे उतारा जाएगा। ठीक है, ये इस चरण का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को निरंतर लाभ सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 फेज में इस तरीके का चलेगा और जो फर्स्ट फेज है उसी का नाम मिशन ओरिएंटेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पीस समिट का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही आंसर इजिप्ट।
इजिप्ट के शर्म एल शेख जो एक शहर है उसमें ये आयोजन किया जा रहा है। मिस्र के शर्म अल शेख में सोमवार आज जो है गाजा समेत पश्चिम एशियाई में शांति के उद्देश्य से पीस समिट आयोजित की गई है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित 20 से ज्यादा देशों के नेता भाग लेंगे और इस सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में इजराइल हमास राष्ट्रपति ट्रंप की घोषित शांति योजना पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और इजराइल इस योजना से सहमत है, लेकिन हमास जो है कुछ बिंदियों को लेकर असहमति अभी कर रहा है और हमास गाजा की सत्ता छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हथियार छोड़ने पर उसका प्रबल विरोध है। तो मतलब जो ये पीस समिट हो रहा है मिस्र में हो रहा है, मिस्र के शर्म अल शेख में हो रहा है, इजराइल हमास जो जंग है उसको समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेशल्स के राष्ट्रपति का पद किसने जीता है? इसका सही आंसर है पैट्रिक हरमाइन। सेशल में शनिवार को हुए दूसरे दौर के मतदान में विपक्षी नेता पैट्रिक हरमिनी ने भारतवंशी और किसको हराया है? उन्होंने वेवस राम कलावन को हराया है। उन्होंने भारत वंश के मतलब ये भारतीय हैं, वेवल राम कलावन को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। और जो वेवल है इनका संबंध भारत में बिहार के जो है गोपालगंज जिले से संबंध है। सेशल्स की अगर लोकेशन देखें तो साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है और यहाँ पे सेशल्स की लोकेशन है। एक तरीके से ये प्रायद्वीप है और अगर हम साउथ अफ्रीका के मैप को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका जो है लेक विक्टोरिया जहाँ से नील नदी का उद्गम होता है और लेक विक्टोरिया की लोकेशन युगांडा, केनिया और तंजानिया से सीमा साझा करती है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जिसमें सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के हिस्सा माने जाते हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ आदेन है, जैसे ये आपका इंडिया इधर और इंडिया इधर अरेबियन सी है, फिर ये गल्फ ऑफ आदेन होते हुए यहाँ पे जो है ये रेड सी होते हुए सुएज नहर होते हुए आप मेडिटेरियन सी से ये सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेट टीम द्वारा वनडे इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के द्वारा ये किया गया है। महिला वनडे विश्व कप में रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास रचते हुए वनडे इतिहास की सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है। विशाखापट्टनम में जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप हो रहा है जो भारत के में हो रहा है, इसी में विशाखापट्टनम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 331 रन का लक्ष्य रखा, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पहले ही 7 विकेट खोकर पा लिया है। तो यह अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य था जो कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हासिल किया गया है। 331 रन का ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता हुई और भारत के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया था। इससे पहले 302 का लक्ष्य श्रीलंका के द्वारा जीता गया था और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया था 2024 में। महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही आंसर है स्मृति मंथाना। भारतीय उप कप्तान स्मृति मंथाना महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है और वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की भी खिलाड़ी बनी है। इनकी उम्र 29 ईयर है। इसके साथ ही वनडे में 5000 रन भी पूरा कर लिया है और मिताली राज के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाली 5वीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई मास्टर का खिताब किसने जीता है? वैलेंटिन वैशरोट ने जीता है। मोनाको के जो टेनिस खिलाड़ी इनकी जो रैंकिंग है वर्ल्ड रैंकिंग 204 वाले वैलेंटिन बाचारो ने रविवार को शंघाई मास्टर में करिश्माई प्रदर्शन करते हुए अपने जो कजन भाई हैं ऑर्थर, इन्होंने किसको हराया है? ऑर्थर रिंडरनेक को हराकर अपने करियर का पहला एटीपी 1000 खिताब जीता है और इस जीत के साथ ही जो 26 ईयर ओल्ड वचारे एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले अब तक के सबसे निचली रैंकिंग वाले खिलाड़ी बन गए। एक तो इनका ये पहला एटीपी खिताब था, दूसरा इनकी जो रैंकिंग 204 है वर्ल्ड रैंकिंग, और इतने नीचे रैंकिंग वाले जो है कोई पहला खिलाड़ी जिसने एटीपी मास्टर्स खिताब जीता है।
और ये मोनाको के पहले एटीपी सिंगल्स चैंपियंस भी बन गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने 3 तरह का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा एक और आपका गेम से रिलेटेड फैक्ट है कि फ्रेंच ओपन विजेता कोको गॉफ ने ऑल अमेरिका फाइनल में जेसिका पेगुला को हराकर वुहान ओपन का खिताब अपने नाम किया है। कोको गॉफ के द्वारा कौन सा खिताब जीता गया है? वुहान ओपन खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला रामायण आधारित वैक्स म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर है अयोध्या। अयोध्या में अभी इस तरीके का वैक्स म्यूजियम बनाया जा रहा है। रामायण आधारित देश का पहला जो मोम संग्रहालय या वैक्स म्यूजियम अयोध्या के रामघाट क्षेत्र में तैयार हो गया है और जो जब दीपोत्सव होगा जो 19 अक्टूबर को होगा उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा और इसका जो भार है वो नगर निगम के द्वारा संभाला जाएगा। इसको बनाया किसने? इसको केरल के सुनील वैक्स म्यूजियम कंपनी से तैयार किया है और सुनील कुमार इसके प्रमुख हैं इस कंपनी के। इस कंपनी के द्वारा पहले भी 2 म्यूजियम बनाए गए हैं, जैसे एक केरल में जो है त्रिवेंद्रपुरम में एक वैक्स म्यूजियम बनाया गया था, दूसरा मुंबई में बनाया गया। पर ये जो दोनों म्यूजियम थे वो सेलिब्रिटी थे और दुनिया का सुनील के द्वारा जो अयोध्या में जो बनाया गया वैक्स म्यूजियम देश का पहला ऐसा वैक्स म्यूजियम जो रामायण पे आधारित है। इसमें भगवान श्री राम के जो बाल काल से लेकर लंका रावण युद्ध तक की याद दिलाने के लिए मोम की आकृति का संग्रहालय में होंगी और रावण की भी 2 मूर्तियां इसमें स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में आयोजित 70th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? इसका सही आंसर है लापता लेडीज को। किरण राव की ये फिल्म थी। अगर इसमें देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को मिला है और इसका जो 70th फिल्म फेयर अवार्ड है वो अहमदाबाद में हुआ था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को, बेस्ट डायरेक्टर का किरण राव को लापता लेडीज के लिए और सब बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए और अभिषेक बच्चन को आई वॉन्ट टू टॉक के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को जिगरा के लिए और इसके अलावा बेस्ट डेब्यू एक्टर के लिए लक्ष्य को मिला है किल के लिए और बेस्ट डेब्यू अभिनेत्री के लिए नीतांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो अभिनेत्री जिन्नत अमान और फिल्म फेयर श्याम बेनेगल को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।